गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास से ही दक्षिण सहयोग संगठन को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग इसके परिचय पढ़े, इसकी अवधारणा और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लिए और भी दक्षिण सहयोग के लिए कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को हमें जानना चाहिए, किस किस संगठन के द्वारा जो है दक्षिण सहयोग को बढ़ावा मिला, लाभ मिला, उन सारे को भी हम लोग जाने, जिसमें कि अंकटाक सम्मेलन को भी पढ़े। आगे हम पढ़ेंगे G77। ये G77 क्या है? G है ग्रुप, किसी भी चीज़ का ग्रुप, जैसे हम लोग जानते हैं विद्यार्थी का ग्रुप और किसी सर्विसमैन का ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, किसान का ग्रुप, महिला का ग्रुप, राजनीतिक का भी जो है ग्रुप होता है। तो ये जो है G77 है, ग्रुप 77। ये ग्रुप 77 विकासशील देशों का संगठन है और इसकी बैठकें 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों में अफ्रीकी राज्यों की संख्या काफ़ी थी। अफ्रीकी राज्यों की संख्या काफ़ी थी किसमें? ग्रुप 77 में। और संघ के लगभग 2/3 सदस्य विकासशील तीसरी दुनिया के देशों में से थे। तीसरी दुनिया कहा जाता है जो गरीब है, जो विकासशील है, जो विकास की ओर तत्पर है, उसे तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। जो अपने ग्रुप को ग्रुप ऑफ 77 कहने लगे थे। ग्रुप 77 में ऐसे देश है जो दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है, जो दक्षिण गोलार्ध के अंतर्गत जितने भी देश आता है वो सारे ग्रुप 77 में है। ये देश न केवल निर्धन है बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीपों से भी जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ गरीब ही नहीं है बल्कि ये पूरे एशिया में है, अफ्रीका में है और लैटिन अमेरिका में भी है, देखने को मिलता है। लैटिन अमेरिका में भी देखने को मिलता है और एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। ग्रुप 77 विकासशील देशों की एकता का परिचायक है, यानी इस ग्रुप में 77 देश है, इसीलिए इसका नाम ग्रुप 77 रखा। ये संगठित होकर सौदेबाजी करना चाहते हैं तथा समुद्र से संबंधित विधि, शस्त्र नियंत्रण, आणविक ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर लिए जाने वाले निर्णयों को विकासशील देशों के हितों के अनुरूप मोड़ना चाहता है। अब ये जितने भी व्यापार है जो पूंजीवादी देशों के साथ हो रहा है, जो विकसित देशों के साथ में इन लोगों का व्यापार अलग अलग देशों के साथ में है, तो ये जो दक्षिण के लोग हैं, जितने भी दक्षिण के देश है, ये सारे दक्षिण के एक साथ होना चाहता है, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है और जो विकसित देश है उससे आज़ादी चाहता है और उन लोगों से अपने आप को अलग करके दक्षिण में ही एक दूसरे को सहयोग करना चाहता है। किस किस में सहयोग करना चाहता है? सौदेबाजी करना, व्यापार करना। समुद्र में भी विकसित देशों का ज़्यादा वर्चस्व है। समुद्र जो भी दक्षिण एरिया में है उस पे वर्चस्व दक्षिण के देशों का होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी आपको देखने को मिलता है विकसित देशों का वर्चस्व है। तो वहाँ से इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ आता है कि जो संसाधन मेरा है वो संसाधन का उपयोग विकसित देश कर रहा है और उल्टा जो है हम मेरे ऊपर ही ज़्यादा जो है अपना व्यवस्था थोपा जा रहा है, जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा देश विकास नहीं कर पा रहा है।
तो इन लोगों ने और सारे विधि बनाया, विधि के माध्यम से भी, शस्त्र नियंत्रण के माध्यम से भी, आणविक ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर किए जाने वाले या लिए जाने वाले जो निर्णय है वो विकासशील देश अपने ही अंदर दक्षिण के साथ में करना चाहता है। जो इस ग्रुप में 77 देश है, ये 77 अपने में ही इन सारी चीज को करना चाहता है। अब ग्रुप 77 के बारे में थोड़ा सा और डीप नॉलेज लेते हैं कि इसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में की गई थी। वर्तमान में इसकी संख्या 135 है, लेकिन फिर भी इन्हीं ग्रुप 77 के नाम से ही जाना जाता है। और ये जो 77 है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ था और अभी वर्तमान में इसमें 135 देश है, लेकिन नाम इसका चेंज नहीं हुआ है। ग्रुप 77 के नाम से भी अब जिनके आर्थिक हित समान है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं, उनका ये ग्रुप है। ग्रुप 77 का एक अंतरंग लघु समूह भी है जिसका नाम है ग्रुप 24। ये है ग्रुप 24। इस 77 ग्रुप से 24 देश निकल के एक और इससे छोटा समूह बनाया है, ठीक है, जो ग्रुप 77 की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में विकासशील देशों की ओर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना चाहता है और बातचीत करता भी है। G24 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मामलों में विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ये ग्रुप 24 में वही देश है जो ग्रुप 77 में है। होता है ना कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन को बनाए हैं, किसी संगठन का निर्माण किए हैं जिसमें कि 100 लोग हैं, 100 लोग में जो है 50 लोग एकदम मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है या फिर ग्रुप से परे जो है इधर उधर ताक झांक करता है, तो और जो 50 है वो क्या करता है, उसका ऑब्जर्व करता है कि ये इस संगठन को छोड़ के इधर उधर ताक झांक करता है। तो इसकी संख्या भी है, जैसे 50 में भी कुछ और ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, जो बहुत एक्टिव रूप से काम करना चाहते हैं, जो बहुत एक्टिव है तो वो आगे भी बढ़ रहा है। अब जो आगे बढ़ रहा है तो ऐसे भी देश में से 77 बड़ा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप में जो है कोई जो है अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई और है जो ताक झांक अदर देश में करता है, ग्रुप से परे भी अदर जगह जो है ताक झांक करता है। तो उसमें से जो एक्टिव है वो 24 मेंबर्स है, 24 देश है जो उसमें से निकल के और आगे बढ़ना चाहता है कि चलो ये लोग जो है अपना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इतना जो है ये काम के प्रति ध्यान नहीं दे रहा है, देश के प्रति ध्यान नहीं दे रहा है, तो चलो हम लोग जो ज़्यादा विकासशील हैं, जो एक्टिव हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक दूसरे का सहयोग करके भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो है ग्रुप 24, ठीक है। और कुछ संगठन है ये दक्षिण सहयोग में जो कि इस मामले में काम करना चाहते हैं, उसका नाम है नाम। इसका नाम ही है नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। अधिकांश विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्र सम्मिलित है इस नाम में। निर्गुट राष्ट्र जिसका कोई गुट नहीं हो, विकासशील राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। कौन? ये नाम। हरारे सम्मेलन में उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण सहयोग अर्थात परस्पर आर्थिक सहयोग पर ज़्यादा बल दिया गया। ये उत्तर दक्षिण, उत्तर में जितने भी देश है वो विकसित है, उत्तर में जितने भी देश है वो धनी देश है, और जो दक्षिण के देश है वो उत्तर दक्षिण के बीच भी जो संगठन है, अगर उस संगठन में हम लोग जैसे मिलते हैं, एक प्लेटफार्म पर जाके किसी भी विचार को रखा जाता है या किसी भी मैटर पर बात होता है,
तो वहाँ भी दक्षिण दक्षिण के लोग अलग हट के कुछ बातें कर लेता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर यूएनओ में किसी प्रकार का अगर मीटिंग्स है या बैठकें हैं या किसी मीटर पर जाकर के वहाँ पे सेशन चलेगा, तो जितने भी देश यूएनओ में अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी 193 देश है, तो जिसमें एशिया का भी जाता है, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और भी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये सब भी जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो एशिया के लोग हैं वो भी अपना अलग बातचीत कर लेता है। वहाँ गए हैं उत्तर दक्षिण के बीच में बैठक होने के लिए मीटिंग्स में, लेकिन एक दक्षिण दक्षिण के बीच में मीटिंग हो जाता है। एशिया महादेश की जितने भी है वो भी अलग होकर के जो है बातचीत कर लेता है। उसी बीच में जो है उत्तर दक्षिण का संवाद के स्थान पर ये दक्षिण दक्षिण के लोग अपने 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 सहयोग की बात करने लग जाते हैं, अर्थात परस्पर आर्थिक सहयोग पर बल देने लग जाते हैं। यही बात है जब 1989 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जाते हैं, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग का आह्वान करते हैं और कहा कि दक्षिण दक्षिण सहयोग को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध में वर्तमान संबंधों की अपेक्षा और अधिक ठोस रूप से दिया जाना चाहिए। जैसे दक्षिण दक्षिण सहयोग अंगटाक में जो भी बातें हुई उसको अब जब नाम के सम्मेलन में जब जाते हैं, जब हम यूएनओ में जाते हैं, यूएनओ में जाते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे देश वहाँ पे जुटते हैं, तो वहाँ पे राजीव गांधी जी जाते हैं। 1889 में बेलग्रेड सम्मेलन होता है और वहाँ पे दक्षिण दक्षिण सहयोग की बातें होने लग जाती है कि हमें जो है अपने में जो है कुछ बातें करो, अपने में जो है कुछ सहयोग करो, ठीक है, और जितना बात बन चुका है उससे और आगे बढ़ो। उससे कहता है और आगे बढ़ के काम करना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक शिखर सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण सहयोग की व्यापक बनाने पर जोर दिया जाता है। हमने कहा कि जितने भी प्रकार का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो साथ का जो संगठन है, खास करके यूएनओ है, वहाँ जब जाते हैं तो दक्षिण दक्षिण के देश के नेता अलग होकर के इस पे अलग से बातें कर लेता है कि हमने जो है अंगटाक में यहाँ तक बातें करी और जब बेलग्रेड सम्मेलन में गए तो इसको और बढ़ाने की बात करी और जो है कुछ इसमें आगे बढ़ने की बात करी, कुछ नियम कानून बनाने पर बात करी। और जब दूसरे संगठन में जाता है तो कहता है नहीं फलाना डेट में फलाना जगह पर जो है हमको कर ही लेना है। फिर और अगर आगे बढ़ता है तो कहता है कि अभी जो करने जा रहे हैं तो किस मीटर पर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सहयोग करना है, किस किस व्यापार में जो हमें व्यापार करना है। यानी धीरे 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 दक्षिण दक्षिण सहयोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। आइए आगे कोई और संगठन है जिसकी वजह से वहाँ भी जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग की बातें हो जाती है। जैसे G15 सम्मेलन यानी ग्रुप 15 सम्मेलन होता है। ग्रुप 15 सम्मेलन यानी विकासशील देशों का ग्रुप है जो विकास और उससे संबद्ध मुद्दों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण करना चाहता है। ये विकासशील देश एक तरह से दक्षिण दक्षिण ही है। 1989 में जो बेलग्रेड सम्मेलन गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बाद किया गया, इसके प्रमुख सदस्य देश है अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ब्राजील, मिस्र, जमैका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल। अब यहाँ पे सारे नाम पर लिखिए, जो आप नहीं भी जानते होंगे वो भी आप जान जाएंगे। इसका पहला शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ था, जिसमें कि G15 की भूमिका और प्रासंगिकता को स्पष्ट किया गया था। ये जो G15 है ये गरीब गरीब देश का ग्रुप है, ये विकासशील देश का ग्रुप है। यह संगठन विकासशील देशों के ठोस प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। और ये जो 15 देश है, 15 देश का जो ग्रुप है, इसमें बहुत मजबूत देश है जो कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ के करना चाहता है, उन देशों का ग्रुप है।
इसका लक्ष्य है विकास के काम को प्रोत्साहन में तेजी लाना, ताकि वह बड़े आकार वाले संगठन जैसे ग्रुप 77 है धुंधुले और विवादास्पद माहौल से ऊपर उठकर काम कर सके। जैसे हमने कहा कि ग्रुप 77 बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन उसमें किसी देश का मूड और कुछ और है, कोई देश ज़्यादा जो है इसमें दिलचस्प दिखाता है, कोई जो है एकदम उदासीन मूड में है। तो इसी में से जो ग्रुप 15 है ये निकल जाते हैं और बहुत कारगर तरीका से कोई कदम उठाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक बातचीत तथा विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस उपाय करते हैं। ये है ग्रुप 15। अब है दक्षिण आयोग। अब हम कहाँ पहुँच गए? अब दक्षिण के लोग बहुत आगे बढ़ चुका है, संगठन बन चुका है, अब आयोग बनाना चाहता है, कमिटी बनाना चाहता है, क्योंकि जब तक आयोग नहीं बनेगा तो कोई रूल रेगुलेशंस नहीं बनेगा। जब कोई रूल रेगुलेशंस नहीं बनेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, दक्षिण को भी सहयोग नहीं कर पाएगा। वही बात फिर दोहराते रहेगा कि दक्षिण के लोग उत्तर देश के साथ में जाओ और वहाँ पे उसकी बात को मानो, उसके कहे अनुसार चलो। तो क्या करते हैं, अब दक्षिण के देश आगे बढ़ चुके हैं और अपना आयोग बना चुके हैं। दक्षिण सहयोग को त्वरित दिशा देने के लिए हरारे निर्गुट शिखर सम्मेलन में दक्षिण आयोग की स्थापना का निर्णय ले लेता है। निर्णय ही नहीं ले लेता है, 2 अक्टूबर 1987 को इसका गठन भी कर लेता है। कहाँ पे? जेनेवा में इसका कार्यालय भी खोल लेता है। 28 सदस्य आयोग का प्रमुख उद्देश्य, और इस आयोग में कितने देश हो जाते हैं? 24 वहाँ बातचीत किया और यहाँ पे आके 28 देश हो जाते हैं। और इसका उद्देश्य विकासशील देशों में आई आर्थिक समस्याओं से लड़ने के लिए बहुमुखी रणनीति तैयार करना है। अब जब आयोग बन चुका है, आयोग की स्थापना हो चुका है, इसका गठन हो चुका है, अब आगे रणनीति तैयार करना है। रणनीति में क्या कहा? रणनीति में जितने भी प्रकार का एक दूसरे को सहयोग की जरूरत है, चाहे जिस भी क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आकाश से लेकर के धरती के बीच में जितने भी क्षेत्र है उन सारे क्षेत्र पर चर्चा होगा। आगे एक इब्सा है, ये G3 का एक ग्रुप है। इंडिया है, ब्राजील है और साउथ अफ्रीका है। यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने तीनों बड़े राज्यों के संयुक्त उद्देश्य व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए त्रिपक्षीय संगठन इब्सा का गठन करता है। ठीक है। और कई रूप से ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 6 जून 2003 को इसका गठन कर लेता है। इब्सा का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। देखिए, अब ये जो 28 सदस्य का जो आयोग बन गया है, अब मान लिया कि 28 देश का हमने एक आयोग बना लिए, यानी संगठन बना लिए। आयोग में कुछ नियम कानून भी हो गया। अब इसको चलाना भी है। चलाने के लिए जो बड़ा देश है, जो कुछ पैसे वाले देश है, उसमें से वो निकलता है और कहता है कि सिर्फ आयोग बना लेने से नहीं होगा, हम आप बड़े हैं, पैसा भी है, कुछ इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, इन लोगों के साथ में व्यापार करना पड़ेगा। किस प्रकार से? कुछ उदार हो करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? व्यापार इन लोगों के साथ में इस प्रकार से करो कि इसका जो विकसित देश के साथ में जो रिलेशंस है, जो जुड़ाव है, जो झुका है, वो अपने आप जो है इधर झुक जाए, अपने आप इसका उधर से इधर झुकाव बढ़ जाए और ये भी अपना विकास कर सके। ठीक, इसमें भारत है, ब्राजील है और कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, आपको पता होगा कि यही सब समय के आसपास जो है भारत में उदारीकरण आता है।
ठीक है, पहले तो विकसित देश में तो पहले से भी है उदारीकरण, लेकिन 1990-91 के बाद जो है उदारीकरण भी आता है। और 6 जून 2003 का इसका गठन भी हो जाता है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। प्रक्रिया विदाउट अर्थ का नहीं होगा, ठीक है। और विदाउट जो थोड़ा सा इसमें से मजबूत है, उस मजबूत देश को आगे आना पड़ेगा, और जब ये आगे आएगा तो ऑटोमेटिक है ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। और है इसमें एक आसियान है, सार्क है। आसियान सार्क के बारे में और हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम यहीं इसको छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें और बहुत गहराई से जानना पड़ेगा। आसियान पर अलग से क्वेश्चन आता है, सार्क पर अलग से क्वेश्चन आता है, हिमतेक्स पर अलग से क्वेश्चन आता है, बिम्स्टेक पर अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।